एपिसोड 11 अगले दिन आज पार्टी थी, इसलिए विला में सब लोग तैयारी में लगे हुए थे। दानिश और तनिषा तो पहले ही आ चुके थे। उधर अवनी अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, तभी अरु भी कॉलेज से आ गई। अवनी बोली, अरु रेडी हो जा, हमें एक पार्टी में जाना है। मेरे बिजनेस पार्टनर के यहाँ पार्टी है, तो जल्दी से रेडी होकर आ। अरु मुंह बनाकर बोली, दी आज मेरी फ्रेंड के यहाँ भी पार्टी है, तो आप और डैड ही जाओ, मैं उसके घर जा रही हूँ। वैसे भी मुझे इन बोरिंग बिजनेस पार्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अवनी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ऐसा है, चल कोई नहीं, लेकिन मुझे ये तो बता कि मैं पहनूं क्या। अरु उसके वार्डरोब में देखने लगी तो उसे एक काफी खूबसूरत सी वेस्टर्न ड्रेस मिली। अरु बोली, पार्टी के हिसाब से ये अच्छा लगेगा, इसमें आप बहुत हॉट लगोगे। उफ़, ये बोलकर वो अवनी को आंख मार देती हैं। अवनी बोली, अरु पार्टी के साथ पूजा भी है। अरु बोली, हाँ तो ऐसा बोलो। फिर वो वापस देखती है तो उसे एक सुंदर सा फुल लेंथ रेड कलर का अनारकली सूट मिला। अरु बोली, आप यह पहनो, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। अवनी उसे लेकर रेडी होने लगी। अरु फिर अपने रूम में आई और खुद के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। कुछ टाइम बाद उसने एक शरारा का काफी प्यारा सेट निकाल जो स्काई ब्लू कलर का था और कुर्ती पर वर्क था। वो भी रेडी होकर नीचे आई। जयदेव जी भी नीचे आए और अरु से बोले, तुम तैयार हो, चलो हम बाहर चलते हैं, अवनी भी आती होगी। अरु बोली, डैड मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जा रही हूँ, तो आप और दी हो आओ। जयदेव जी बोले, अच्छा ऐसा है, चलो कोई नहीं, तुम जाओ एंजॉय करो। फिर अरु दूसरी कार से निकल गई। अवनी और जयदेव जी भी निकल गए। अरु एक बड़े से घर के बाहर थी और इधर विहान अपनी कार में बैठ गेट की तरफ जा रहा था। अरु की कार अंदर आई तब विहान की कार बाहर निकल गई। राजेश जी फिर गुस्सा होते हुए बोले, ये लड़का कभी मेरी बात सुनता क्यों नहीं है। तभी सुनंदा जी बोली, अरे वो विराट को लाने गया है, अब आपको इससे भी दिक्कत है। राजेश जी बोले, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। सुनंदा जी बोली, आप ऐसे ही मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। राजेश जी उन्हें देखने लगे और बोले, तो आप ये चाहती हैं कि मेरा पूरा ध्यान आप पर रहे, और शरारती मुस्कुरा दिए। सुनंदा जी भी शर्मा गई। तभी अरु कार से निकल बाहर आई। सुनंदा जी और राजेश जी उसे देखने लगे। सुनंदा जी बोले, ये बच्ची कौन है। तभी रूही आते हुए बोली, मम्मा ये मेरी दोस्त हैं। अरु सुनंदा जी मुस्कुरा दी। अरु रूही के पास आई तो रूही उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाते हुए बोली, अरु ये मेरी मम्मा है और ये मेरे डैड। अरु ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो सुनंदा जी और राजेश जी ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर वो सब अंदर गए। अभी कम ही लोग आए थे। अरु फिर दानिश और तुनिषा से मिली। फिर रूही ने उसे अपने दादा दादी से मिलवाया। तो उसने उनका भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कुछ टाइम बाद पूजा होनी थी, तभी अवनी और जयदेव जी की भी कार आकर रुकी। उन्हें देख सुनंदा जी और राजेश जी काफी खुश हुए और जयदेव जी और राजेश जी एक दूसरे को गले लगाते हुए बोले, कैसे हो मेरे दोस्त। जयदेव जी बोले, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास, तू बता तू कैसा है। और फिर सुनंदा जी को भी नमस्ते किया। राजेश जी भी मुस्कुराकर बोले, मैं अभी भी वैसा ही हूँ, मेरी उम्र कभी बढ़ती ही नहीं। तभी पीछे से विराट आते हुए बोला, जी अंकल, बाकी लोगों की उम्र पैदा होने के बाद बढ़ती है और डैड की धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये सुन जयदेव जी हंस पड़े। वही राजेश जी चिढ़ते हुए बोले, अभी भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ मैं, चाहो तो आजमा कर देख लो। ये सुन विराट बोला, रहने दीजिए डैड, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ। ये सुन राजेश जी गर्व से फूल गए। विराट की आवाज सुन अवनी की धड़कनें तेज होने लगी थी। तभी विहान बोला, वैसे भी इस उम्र में हड्डियाँ बहुत मुश्किल से जुड़ती है। राजेश जी बोले, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है।
विहान स्ट्रेट फेस के साथ बोला, वही जो आप समझ रहे हो, और ये बोल वो अंदर चला गया। राजेश जी उसे घूरते रहे और बाकी सब उनकी शक्ल देख हंसने लगे। अवनी ने एक नजर विराट को देखा जो जयदेव जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा था। जयदेव जी ने उसे बधाई दी और फिर वो भी अंदर चला जाता है। अवनी भी सबका आशीर्वाद लेती है और फिर सब अंदर आ जाते हैं। विहान और विराट अपने अपने रूम में रेडी होने चले जाते हैं और वही रूही, अरु और बाकी सब रूही के कमरे में थे। जयदेव जी अंदर आते हैं तो हॉल में ही सोफे पर महेश मेहता और गायत्री जी बैठे थे। जयदेव जी खुशी से बोले, मासा। गायत्री जी ने उसे देखा और खुश हो गई। जय हमारा बेटा। जयदेव जी ने पैर छूकर उन दोनों का आशीर्वाद लिया और पूछा, कैसे हैं आप दोनों? इस पर महेश जी बोले, हम तो अच्छे हैं, लेकिन आपकी मासा आपसे नाराज हैं। गायत्री जी बोली, नाराज क्यों ना हो, इतने दिन बाद हमारी याद आई हैं इन्हें। हम नहीं बोलते इनसे। अरे अब तो ये वापस भी आ गया, फिर भी अपनी मासा से मिलने नहीं आया और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। जयदेव जी बोले, माफ कर दीजिए मासा, देखिए तो हमारे साथ कौन आया है। तभी उन्होंने देखा एक सुंदर सी लड़की जिसने अनारकली सूट पहन रखा है, बालों की साइड चोटी करी हुई थी और माथे पर छोटी सी बिंदी। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। दुपट्टा एक साइड पिन अप किया हुआ था और हाथ में चूड़ियां। उसे देख गायत्री जी मुस्कुराते हुए कहा, हमारी गुड़िया, ये हमारी अवनी है ना? जयदेव जी मुस्कुराकर बोले, जी मासा। अवनी कंफ्यूज्ड थी, फिर भी वो मुस्कुराते हुए उनके पास आई और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। गायत्री जी ने उसे वहीं बिठा लिया और बातें करने लगी। इस बीच अवनी विराट को भी ढूंढ रही थी, लेकिन विराट उसे नहीं मिला। जयदेव जी ने उसे अपने और मेहता फैमिली के रिश्ते के बारे में बताया कि वो और राजेश जी काफी अच्छे दोस्त थे और वो अक्सर मेहता मेंशन आते थे। कुछ टाइम बाद पंडित जी ने सब कुछ अरेंज करने के बाद बोला, यजमान, पूजा का मुहूर्त हो गया है, आप सबको बुला ले। फिर सुनंदा जी हॉल में आई और गायत्री जी से बोली, माँ पूजा शुरू करनी है, आप आइए, मैं बाकी सबको बुलाकर लाती हूँ। उन्होंने एक नौकर से बोला कि वो रूही और विराट को बुला ले। विहान को पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था, इसलिए वो अपने कमरे में ही था। दादी सबसे बोली, चलिए भाई सब लोग मंदिर में पूजा के लिए आओ। अवनी। जयदेव जी बोले, लेकिन मासा ये तो घर वालों की पूजा है, हम इसमें कैसे? वो आगे कुछ बोल पाते तभी महेश जी बोले, जय भूलो मत, तुमने हमें माँ बाप का दर्जा दिया है, क्या ये सब दिखावे के लिए है? नहीं ना, हम तुम्हें आज भी अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, लेकिन तुम शायद ऐसा नहीं सोचते। जयदेव जी बोले, नहीं अंकल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गायत्री जी मुस्कुराते हुए बोली, अगर ऐसा नहीं है तो आओ और हमारे साथ पूजा में बैठो। हमने इसीलिए तुम्हें जल्दी बुलवाया था। तभी सुनंदा जी बोली, हाँ भाई साहब, और वैसे भी हमारा रिश्ता तो बरसों पहले जुड़ चुका है। वो अवनी को देखकर बोली। तभी विराट भी नीचे आ गया। अवनी और विराट फिर एक दूसरे को देखने में बिजी हो गए। रूही और बाकी सब भी आ रहे थे। तभी अरु की आंख में कुछ चला गया और वो अपनी आंख को हाथ से साफ करने लगी। तभी रूही बोली, क्या हुआ अरु? अरु बोली, शायद आंख में कुछ गिर गया है। रूही बोली, तुम ऐसे हाथ से साफ मत करो, इन्फेक्शन हो जाएगा। तुम एक काम करो, रूम में जाकर देख के अच्छे से क्लीन कर लो, हम तब तक नीचे हैं। अरु ने ओके बोला और रूम में चली गई। वो मिरर के सामने आई और टिश्यू पेपर से अपनी आंख को क्लीन करने लगी। तभी विहान स्टडी रूम से बाहर आया। उसने जैसे ही अपने रूम में किसी लड़की को देखा, वो बहुत गुस्सा हो गया और बोला, हु द हेल आर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? अरु को जो रूम दिखा वो उसमें ही फटाफट घुस गई। अरु ये सुन डर गई और पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने विहान खड़ा था। उसे देख अरु की आंखें छोटी हो गई और वो उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विहान बिना किसी इमोशन बोला, सेम क्वेश्चन।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुन अरु बोली उससे तुम्हें क्या, मैं यहाँ जो भी कर रही हूँ लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। ये सुन विहान की आंखें बड़ी हो गई और वो उसे घूरने लगा। अरु उसके पास आकर बोली ये आंखें बड़ी करके मुझे घूरोगे तो मैं तुमसे डर जाऊंगी। तुम यहाँ चोरी करने आए हो ना? लेकिन बेटा मेरा भी नाम आरवी है, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। ये बोल आरवी ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ लिया और बोली अब तुम भाग कर दिखाओ, मुझसे छूटना मुश्किल है। तुम्हें मैं अच्छे से जानती हूँ, नकली बंदूक रखकर सबको डराते हो और फिर चोरी करते हो। विहान ने एक नजर अरु को देखा, फिर उसके छोटे से हाथ को और फिर टेढ़ा मुस्कुरा दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे मुझे रोक सकती हो? विहान सख्त आवाज में बोला। अरु बोली और नहीं तो क्या? इस बार तुम मुझसे नहीं बच सकते, रुको मैं सबको बुलाती हूँ। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई विहान ने उसका हाथ घुमाकर अपना हाथ छुड़ा लिया और उल्टा अरु का हाथ पकड़ उसे उसकी कमर से लगा दिया और दूसरे हाथ से उसके फेस को कवर कर दिया और उसे दीवार से सटा दिया। इस सडन एक्शन से अरु की सांस ही अटक गई। विहान बोला हाँ तो क्या कहा था तुमने? मैं अब तुमसे नहीं बच सकता और तुम सबको बताओगी कि मैं चोर हूँ। और फिर हंसने लगा। अब बताओ, सबको बुलाओ, मैं भी तो देखूं कि अब तुम्हें कौन बचाता है। और जिस गन को तुम खिलौने वाली गन समझ रही हो वो गन असली है। अरु उसकी बाहों में कसमसा रही थी, उसका दम घुट रहा था। लेकिन विहान उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अरु का फेस रेड होने लगा और वो कमजोर होकर नीचे गिरने लगी। विहान को जब ये महसूस हुआ उसने तुरंत अरु को छोड़ दिया, जिससे अरु पीछे हुई और तेज तेज सांस लेने लगी। विहान उसे गौर से देखने लगा और फिर बोला तुम कितनी सेंसिटिव हो। 00000 खुद तो थोड़ा सा प्रेशर झेल नहीं सकती, बड़ी आई मुझे पकड़वाने वाली। फिर विहान उसके फेस की तरफ झुकने लग। ये देख अरु की आंखें बड़ी हो गई और वो सांस लेना भूल गई। फिर विहान उसके बिल्कुल पास आकर उसके फोरहेड पर टपली मारकर उससे दूर हो गया। उसने ऊपर फेस कर विहान को देखा तो वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था। अरु तुरंत उस रूम से निकल आई। वही विहान शावर चालू कर उसके नीचे खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को दीवार पर रख अपने आप को शांत करने लगा और बोला। एपिसोड 12। अरु पीछे हुई और तेज तेज सांस लेने लगी। विहान उसे गौर से देखने लगा और फिर बोला तुम कितनी सेंसिटिव हो। 00000 खुद तो थोड़ा सा प्रेशर झेल नहीं सकती, बड़ी आई मुझे पकड़वाने वाली। फिर विहान उसके फेस की तरफ झुकने लग। ये देख अरु की आंखें बड़ी हो गई और वो सांस लेना भूल गई। फिर विहान उसके बिल्कुल पास आकर उसके फोरहेड पर टपली मारकर उससे दूर हो गया। उसने ऊपर फेस कर विहान को देखा तो वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था। अरु तुरंत उस रूम से निकल आई। वही विहान शावर चालू कर उसके नीचे खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को दीवार पर रख अपने आप को शांत करने लगा और बोला क्या हो रहा था मुझे? उधर विराट सीढ़ियों से उतरकर आ रहा था और बाकी सब मंदिर की तरफ जा रहे थे। तभी रूही आई और विराट को गले लगाकर बोली भाई आप आ गए। आई मिस्ड यू सो मच। विराट ने भी मुस्कुरा दिया। तभी अवनी ने पीछे पलटकर देखा तो विराट को फिर उसी लड़की को गले लगा देख उसे फिर अच्छा नहीं लगा और विराट फिर रूही का हाथ पकड़ सबके पास आ गया। पता नहीं क्यों पर अवनी को विराट का किसी और का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी विराट रूही से बोला रूही ये है अवनी मेरी बिजनेस पार्टनर। और अवनी ये है रूही मेरी प्यारी सी छोटी बहन। ये सुन अवनी विराट को देखने लगी तो विराट मुस्कुरा दिया। अवनी को अपनी ही सोच पर हंसी आ रही थी, वो तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। अवनी भी मुस्कुराकर रूही से मिली। रूही को भी अवनी काफी अच्छी लगी। उसने धीरे से विराट के कान के पास जाकर बोला वैसे मानना पड़ेगा भाई आपकी पसंद हमेशा से बेस्ट ही होती है। रूही की बात सुन विराट उसे घूरने लगा तो रूही अवनी को लेकर मंदिर के पास आई। उसे वहाँ जयदेव जी दिखे, वो और भी खुश हो गई और जयदेव जी से बोली जय अंकल। जयदेव जी ने उसे देखा और स्माइल
करते हुए बोले हमारी प्रिंसेस डॉट, और दोनों ने एक दूसरे को प्यार से हक कर लिया। फिर रूही जयदेव जी से अलग हुई डॉट। तभी अरु भी नीचे आई और अपनी दी और पापा को देख मुस्कुराते हुए बोली दी डैड आप यहाँ डॉट। अवनी बोली अरु तू तो अपनी फ्रेंड के यहाँ जाने वाली थी ना। अरु बोली हाँ दी, रूही ही तो है मेरी फ्रेंड डॉट। रूही बोली ग्रेट, ये तो कमाल ही हो गया, आप दोनों जय अंकल की बेटी हो। फिर सब लोग पूजा के लिए बैठ गए डॉट। महेश जी दरवाजे की तरफ देख रहे थे लेकिन फिर कोई नहीं आया तो वो पूजा में ध्यान देने लगे डॉट। कुछ टाइम बाद पूजा खत्म हुई और तब तक कुछ गेस्ट्स भी आने लगे डॉट। राजेश जी और सुनंदा जी गेस्ट्स को अटेंड करने लगे और बाकी सब हॉल में सोफे पर बैठे थे, बातें कर रहे थे। विराट कुछ देर बैठा और फिर उठ के रूम में चला गया डॉट। ये देख अवनी थोड़ी उदास हो गई लेकिन वो रूही और बाकी सब के साथ बातें करने लगी डॉट। तभी दो लोग और हॉल में आए डॉट, एक औरत और एक आदमी डॉट। देखने में दोनों काफी अमीर और एलिगेंट लग रहे थे। दोनों ने आकर महेश जी और गायत्री जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर वो औरत जयदेव जी को गले लगाकर बोली भाई साहब कैसे हैं आप। जयदेव जी बोले मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ सुरेखा, लेकिन तुम तो आती ही नहीं मुझसे मिलने डॉट। सुरेखा बोली हाँ भाई साहब अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा डॉट। अवनी और अरु भी उनके गले लग बोली भुआ जी कैसी है आप डॉट। सुरेखा जी बोली मैं ठीक हूँ मेरी बच्चियों, तुम दोनों कैसी हो। अरु बोली हम भी ठीक है बुआ जी। फिर वो अपने फूफा जी से मिली डॉट। तभी सुनंदा जी बोली रूही बेटा ये है मिस्टर एंड मिसेस देसाई डॉट। रूही ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया तो उन दोनों ने उसके सर पर हाथ रख दिया डॉट। दादी जी बोली लगता है आप दोनों से भी नाराज होना पड़ेगा हमें, जिस पर सुरेख जी बोली अरे क्यों मासा बोली टाइम क्या हो रहा है, हम कब से पूजा के लिए आपकी राह देख रहे थे लेकिन आप है कि अब आए हैं। तो सुधीर जी बोले मासा निकल तो टाइम से ही गए थे लेकिन आज कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था तो लेट हो गए, माफ कर दीजिए। फिर वो सब बैठ आपस में बातें करने लगे डॉट। सुनंदा जी बोली आप तो अब आते ही नहीं है भाई साहब, और हमारा नील कहाँ है डॉट। सुधीर जी बोले वो भी आता ही होगा और अब हम किसी न किसी बहाने से हमारी रूही से मिलने आते ही रहेंगे। सुरेखा जी बोली सुनंदा जी आपको तो पता ही है अब हम और देर नहीं करना चाहते, हम रूही को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं डॉट। इस पर महेश जी बोले रूही तो आप ही की हैं, आप जब चाहें उसे ले जाए। जयदेव जी बोले जी अंकल बस एक बार बच्चे आपस में मिल ले, बातें करके अच्छे से सोच समझकर फैसला कर ले तो सही होता। सुनंदा जी बोली हाँ ये तो ठीक कहा भाई साहब आपने। तभी नील आकार सबसे मिला डॉट। वहीं दूसरी तरफ 00000 अरु, रूही, अवनी, तुनिशा, दानिश सब लोग बाहर गार्डन में आकर एक राउंड टेबल पर बैठ गए और बातें करने लगे डॉट। तुनिशा अवनी से बोली दी आपको पता है कल कॉलेज में हमें बड़ा मजा आया डॉट। और फिर वो सब कुछ अवनी को एक्सप्लेन करने लगी। ये सुन अवनी खूब हंसी। तभी पीछे से विराट आकार रूही के कान पकड़ते हुए बोला तो आप कॉलेज इसलिए जाती हैं। रूही बोली आउच भाई प्लीज छोड़िए ना, ये सब अरु का आइडिया था डॉट। जिस पर विराट उसका कान छोड़ देता है और अवनी अरु को घूर कर देखने लगती हैं। अरु बोली दी मैंने क्या किया है आप ही बताओ, कोई मेरी दोस्त को परेशान कर तो मुझे उसे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए डॉट। अवनी मुस्कुराते हुए बोली बिल्कुल करना चाहिए लेकिन सबका एक तरीका होता है डॉट। अरु मुंह बनाकर बोली व्हाटएवर। रूही को किसी का कॉल आ गया तो वो बात करने दूसरी तरफ चली गई डॉट। अवनी भी जूस पीने लगी डॉट। तभी अरु अवनी के कान में बोली वैसे दी आपके पार्टनर काफी स्मार्ट और हैंडसम है। ये सुन अवनी के गले में जूस अटक गया और वो खांसने लगी और थोड़ा जूस उसके कपड़ों पर भी गिर गया। अरु बोली दी आप ठीक हो। अवनी बोली हाँ। विराट अवनी के पास आकार बोला अवनी आर यू ओके। अवनी बोली जी मिस्टर मेहता। विराट बोला दी आपकी ड्रेस खराब हो गई, आप जल्दी से इसे साफ कर लो वरना स्टेन रह जाएगा, आप जाइए।
लेकिन रूही तो बिजी है। विराट बोला, अवनी तुम मेरे साथ चलो। अरु बोली, हाँ दी जाओ वरना स्टेन रह जाएगा। अवनी ने उसे घूर कर देखा तो अरु मुंह दबाकर हंस दी। अवनी भी विराट के साथ ऊपर चली गई। इधर पार्टी शुरू हो चुकी थी। सब लोग बाहर आ गए और पार्टी का मजा लेने लगे, लेकिन सबको विहान से मिलना था। सभी लोग बाहर खड़े थे, तभी विहान आया। कुछ बिजनेसमैन उसे देख खुश हो गए। रूही बोली, आ गए विहान भाई। सब उसे देखने लगे। वहीं जब अरु ने उस तरफ देखा तो वो ये देख शॉक्ड हो गई और उसका जूस उसके गले में अटक गया। रूही बोली, अब तुझे क्या हुआ? अरु अपने गले पर मुक्का मरते हुए बोली, क्या यही तुम्हारा भाई है? रूही बोली, हाँ यही है मेरे विहान भाई। ये सुन अरु ने रोनी सूरत बना ली और मन में सोचने लगी, क्या क्या बोल दिया अरु तूने इसे? ये तो द विहान मेहता है और तूने इसे चोर बना दिया। तू तो गई, तू तो पक्का गई बेटा। अगर इसने किसी को बता दिया तो ओ गॉड। उधर विहान किसी से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर अरु पर ही थी। एपिसोड 13 किस अरु उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर बोली, हे भगवान ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? कहीं ये सबको बताने तो नहीं वाला है? उधर विराट के रूम में अवनी जैसे ही रूम के अंदर आई, उसे सामने ही विराट की बड़ी सी तस्वीर दिखी जिसमें विराट काफी डैशिंग लग रहा था। अवनी एकटक उसे ही देख रही थी। तभी विराट की आवाज आई, अवनी क्या हुआ? चलो। अवनी अपने सेंस में आते हुए बोली, जी विराट का रूम काफी बड़ा और सुंदर था। अवनी वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तभी उसकी पायल खुलकर गिर गई। अवनी वॉशरूम में गई और अपने कपड़े साफ करने लगी। विराट ने जब उसकी पायल देखी तो उसे उठाकर देखने लगा। फिर वो कपड़े साफ कर बाहर आई तो विराट उसे सामने ही दिख गया। वो बोला हो गया। अवनी बोली, जी। विराट ने अवनी की पायल को अपनी पॉकेट में रख दिया। विराट चलो नीचे चलते हैं। अवनी आगे बढ़ी, तभी विराट भी आगे जाने लगा, लेकिन तभी वो दोनों आपस में टकरा गए। अवनी सीधे विराट की हार्ड चेस्ट से जा लगी। विराट ने भी उसे होल्ड कर लिया, जिससे अवनी ब्लश करने लगी और उसका फेस रेड हो गया। विराट ने एक नजर उसे देखा और मुस्कुराकर उससे अलग हुआ। अब दोनों बाहर निकल आए थे। विराट आगे चल रहा था और अवनी उसके पीछे पीछे। दोनों पार्टी एरिया में आ गए। वही अरु अभी भी सोच रही थी कि विहान को कैसे रोके जिससे वो किसी को कुछ ना बोले। दानिश तुनिशा अपनी ही मस्ती कर रहे थे। रूही बैठी सबको देख रही थी, तभी उसकी नजर अरमान पर पड़ी जो रूही के भाई विहान से बात कर रहा था। रूही सोचने लगी, क्या विहान भाई अरमान सर को जानते हैं? फिर वो उठी और विहान के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोली, भाई आप किधर थे? मुझे आपको अपने फ्रेंड्स से मिलवाना था। अरमान की भी नजर रूही पर है। विहान उसे ही देख रहा था। फिर वो रूही से बोला, रूही तुम चलो मैं अभी आता हूँ। फिर रूही वहाँ से एक नजर अरमान को देख चली गई। अरमान अभी भी उसे ही देख रहा था। तभी विहान बोला, ओ जरा अपनी नजर बचाकर मिस्टर देसाई, वो मेरी बहन है। नील उसे देखते हुए बोला, हाँ मुझे पता चला कि वो तुम्हारी बहन है। आई एम सॉरी। विहान बोला, यू शुड बी सॉरी। लेकिन मेरी बहन को देखने के लिए नहीं, अपनी बहन को मुझसे छुपाने के लिए। नील बोला, मतलब? विहान बिना किसी एक्सप्रेशन से अरु को देखकर, मतलब तुम अपनी बहन की आइडेंटिटी छुपाने में नाकामयाब रहे। नील भी उसकी नजरों का पीछा करते हुए, अगर ऐसा है भी तब भी तुम उसे कुछ नहीं कर सकते हो। विहान वैसे ही बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता? विहान बस भी कर यार, उसे नहीं पता था कि तुम कौन हो, वो अभी बच्ची है। विहान बोल, तुम जाकर रूही पर फोकस करो। नील नासमझी से क्या मतलब है तेरा? विहान बोला, मतलब तुम अच्छे से जानते हो और मैं भी। राइट। नील चुप हो गया। विहान बोला, रिलैक्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अच्छा ही है जो उसे तुम्हारे जैसा पार्टनर मिले। एक। नील बोला, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जिस पर विधान कुछ नहीं बोला। वो नील को देख स्माइल करते हुए उसे हग कर लेता है
और उससे अलग होकर बोला, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मेरी बहन को संभाल सको और तुम्हारी बहन से दूर रहो, उसको मैं संभाल लूंगा एंड डोंट वरी, में उसे कुछ नहीं करूंगा और ये बोल वो चला गया। नील भी सर हिलाकर ड्रिंक करने लगा। विहान रूही के पास आया तो रूही ने उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। विहान बस मिस्टेरियस स्माइल से अरु को ही देख रहा था। कुछ देर बात करने के बाद वो अंदर अपने रूम की ओर चला गया। अरु भी सबको एक एक्सक्यूज बोलकर विहान को ढूंढने अंदर चली गई। वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी, इधर गायब हो गया ये दानव, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, मेरा मतलब है समझना ही पड़ेगा। वो कॉरिडोर से यही सब बोले जा रही थी, तभी एक हाथ ने उसे पकड़कर रूम के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर उसे दरवाजे से सटा दिया। अरु बोली, आ छोड़ो मुझे। कौन है? विहान कर्कश आवाज में बोला, क्या तुम मुझे नहीं ढूंढ रही थी? अरु उसे गुस्से से देखते हुए बोली, हाँ तुम समझते क्या हो, खुद को देखो, अगर तुमने किसी को भी ये बोला ना कि मैंने तुम्हें तुम्हारे ही घर में चोर बोला है तो देख लेना मैं भी सबको बता दूंगी। तुम राक्षस कहीं के। विहान उसके करीब आते हुए उसके चेहरे पर अपनी सांसें छोड़ते हुए बोला, और तुम सबको क्या बताओगी? अरु ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसकी सांसें तेज चलने लगी। विहान ये देख मुस्कुरा दिया और बोला, जाओ बता दो सबको। अरु ने धीरे से अपनी आंख खोली और एक साइड से निकलने लगी, लेकिन विहान ने उधर अपना हाथ रख दिया। अरु ये देख उसे घूरते हुए दूसरी तरफ से निकलने लगी तो विहान ने उधर भी अपना हाथ रख कवर कर दिया। अरु अब उसकी आंखों में गुस्से से घूरने लगी। विहान को उसकी बेबसी देख काफी मजा आ रहा था। अरु बोली, देखो मुझे जानो दो वरना मैं चिल्ला दूंगी। विहान उसके करीब आते हुए बोला, चिल्लाकर देख लो, अगर कोई आएगा भी तो खुद की पोजीशन देखो, क्या तुम उसे फेस कर पाओगी सिली गर्ल? अरु चिल्लाकर बोली, दूर हटो, मुझसे डरती नहीं हूँ मैं तुम्हारी इन बड़ी बड़ी आँखों से, और तुमने बिना मेरी परमिशन मेरे इतने पास कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बोल वो चुप हो गई और विहान की चेस्ट पर हाथ रख उसे पीछे धक्का देने लगी। विहान डेविल स्माइल कर अरु के दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसे रोल कर खुद की चेस्ट से उसकी पीठ लगा लेता है और अपने हाथ अरु के हाथों के साथ ही उसके पेट पर रख देता है, जिससे अरु पूरी उसकी बाहों में आ जाती है। अरु अपनी जगह जम गई थी, उसकी सांस तो जैसे रुक ही गई। बड़ी मुश्किल से उसने सांस ली। विहान ने उसके कान के पास आकर अपनी सांस उसके कान के पास छोड़ कहा, सिल्ली गर्ल तुम्हें पता भी है तुम किस से उलझ रही हो? अरु तो उसकी इस हरकत से बस चुपचाप खड़ी थी, फिर अचानक ही विहान उसके ईयरलोब पर हल्का सा बाइट कर लेता है, जिससे अरु सेंस में आती है और उससे अलग होती है। विहान उससे दूर होकर उसे देखने लगा। विहान नॉर्मली ऐसी हरकत नहीं करता था, इवन वो तो किसी लड़की से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो अरु को खुद के पास आने दे रहा था। 000 उसे छू रहा था, 000 बार बार उसके पास आ रहा था। उसे फील कर रहा था। विहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरु बोली, तुम सच में एक नंबर के बेशरम इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये करने की? एपिसोड 14। विहान मुस्कुराकर बोला, इसमें बेशर्मी क्या है, मैंने ऐसा क्या किया है? वो अरु को स्मार्ट कर देखने लगा। ये बोल वो फिर अरु के फेस की तरफ बढ़ने लगा। तभी अरु ने अपने पैर को जोर से विहान के पैर पर दे मारा, जिससे विहान थोड़ा दूर हो जाता है तो अरु उससे बचकर बाहर निकलते हुए बोली, मुझसे पंगा भारी पड़ेगा मिस्टर विहान मेहता। और ये बोल वो बाहर निकल गई। विहान उसे अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए खुद से बोला, विहान मेहता को चैलेंजेस पसंद है और अब तुम भी। ये बोल वो मुस्कुराकर वॉशरूम में चला जाता है। इधर सभी गेस्ट्स जा रहे थे और घर के सब लोग हॉल में बैठे थे। तुनिशा
दानिश भी निकल गए थे। होल में मिस्टर एंड मिसेस देसाई, दादाजी, दादी जी, सुनंदा जी और राजेश जी के साथ जयदेव जी और अवनी, विराट, अरु, रूही और नील सब थे। सब लोग बातें कर रहे थे। MR देसाई बोले, मासा हमें लगता है कि अब हमें नील और रूही की सगाई कर देनी चाहिए। जिसे सुन रूही हैरानी से उन्हें देखने लगी। नील का भी यही हाल था। गायत्री जी रूही से बोली, रूही बेटा, तुम्हारी और नील की शादी हमने काफी पहले फिक्स कर दी थी। बेटा तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम्हारे दादाजी और नील के नाना जी दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और भी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, लेकिन हमारे कोई बेटी नहीं थी, तो अब हम लोग तुम्हारे जरिए ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे डैड को तुम्हारी मोम से प्यार हो गया था, इसलिए सुरेख को हम अपनी बहू नहीं बना पाए। पर अब हम चाहते हैं कि सुरेख हमारी बहू नहीं बनी तो तुम ही सुरेख की बहू बन जाओ नील से शादी करके। ये सुन रूही शॉक्ड होकर नील को देखने लगी। दादी बोली, बताओ रूही। रूही नील को देखते हुए ही बोली, जी नहीं दादी, जैसा आपको ठीक लगे। ये सुन सब खुश हो गए और वहीं नील रूही को देखने लगा तो रूही ने अपनी गर्दन झुका ली। फिर दादाजी ने नील से पूछ, नील बेटा तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना हमारी रूही से शादी करने में? जहाँ रूही अभी खुश थी, ये सुन उसकी सांसें थम गई। उसने अपनी फिंगर्स क्रॉस कर ली और सोचने लगी कि काश नील हाँ बोल दे। तभी सबको नील की आवाज आई, जी नहीं, अगर रूही को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं, बट डोंट यू थिंक कि हमें पहले एक दूसरे को जानना चाहिए? आई मीन अगर हमारी थिंकिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मैच हुई तो? तभी दादाजी बोले, नील हम जानते हैं आप दोनों आज के जमाने के बच्चे हो और आप लोग अरेंज मैरिजेस पर बिलीव नहीं करते। अगर आप दोनों को कोई और पसंद है तो आप हमें बता सकते हैं। तभी नील और रूही एक साथ बोले, नहीं दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है। तो दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, हमारा विश्वास कीजिए, आप दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे और ये शादी भले ही अरेंज्ड हो लेकिन सक्सेसफुल रहेगी। ये सुन रूही स्माइल करने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रूही भी नील को पसंद करती थी। ये सुन सब ने नील और रूही को बधाई दी और सुनंदा जी ने सबका मुंह मीठा करवाया। अरु नील से बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। नील ने स्माइल कर दी। तभी अरु बोली, लेकिन दादी क्या आपको नहीं लगता कि पहले इन दोनों को थोड़ा एक दूसरे को जान लेना चाहिए? सगाई तो बाद में भी हो जाएगी। ये सुन दादी बोली, हाँ बात तो सही है। जिसे सुन रूही मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, अरु की बच्ची तुझे हजम नहीं हो रहा क्या मेरा और नील का सगाई करना? क्यों राहु बनने की कोशिश कर रही है मेरी माँ? अरु रूही की शक्ल देख मुस्कुरा रही थी। दादी जी बोली, तो क्या हमें इन्हें टाइम देना चाहिए? ये सुन रूही तो जैसे रोने ही वाली थी। उसको नील पसंद था और वो उससे सगाई के लिए रेडी थी, लेकिन ये अरु की बच्ची होने दे। तब न अरु बोली, दादी सगाई कर देते हैं, बाकी इनको सगाई के बाद टाइम दे देंगे, हम कल सगाई का मुहूर्त निकलवा लेंगे और फिर जब रूही और नील को ठीक लगेगा तब इनकी शादी भी कर देंगे। जिस पर सबने हाँ बोला और फिर रूही उठकर वहाँ से चली जाती हैं। रूही काफी खुश थी ये सुनकर। अब उसका मन अरु को चूमने का कर रहा था। अरे भाई नॉर्मल चीक किस, अरु मस्ती में बोली, लगता है दुल्हनिया शर्मा गई। और फिर सब लोग हंसने लगे। रूही अपने रूम में आकर खुशी से नाचने लगी। वो यही तो चाहती थी। फिर वो बोली, ये तो कमाल ही हो गया, मैं जिसे पसंद करती हूँ मेरे घर वालों ने उससे मेरी शादी पहले ही फिक्स करा रखी है। भगवान आप तो सच में जब भी देते हो छप्पर फाड़ कर देते हो। फिर वो वापस डांस करने लगी, लेकिन तभी वो अपने रूम में आए नील से टकरा गई, जिससे नील ने उसे संभालकर अपनी बाहों में भर लिया। रूही भी उसके गले लगे खड़ी रही। उसे आज काफी सुकून मिल रहा था। नील ने कहा, संभल के, जब देखो गिरती रहती हो, लग जाएगी तुम्हें। ये सुन रूही बोलो, आप संभल भी तो लेते हो। फिर उसे अचानक से कुछ ध्यान आया और वो नील से दूर होकर बोली, आप यहाँ? नील बोला, हाँ, वो सब ने इंसिस्ट किया कि मैं एक बार खुद तुमसे आकर मिल लूं।
रूही चुपचाप खड़ी हो गई। नील बोला, देखो रूही, कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम ये शादी करो। अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है तो तुम बोल सकती हो। रूही बोली, आपकी तो गर्लफ्रेंड है ना, फिर आपने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? नील ये सुन बोला, गर्लफ्रेंड? तुमसे किसने कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? रूही मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, वो रिया ने बोला कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है और मैं आपसे दूर रहूं। नील उसे समझाते हुए बोला, लिस्टन रूही, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ रिया मेरे पीछे जरूर पड़ी है, लेकिन मैं उसे देखता भी नहीं हूँ। ये सुन रूही ब्लश करने लगी। नील बोला, देखो रूही, अगर तुम खुश नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं घर वालों से बात करके मना कर देता हूँ। ये बोल वो बाहर जाने लगा। तभी रूही उसका हाथ पकड़कर बोली, नील ने उसे देखा तो वो संभालते हुए बोली, सॉरी, और उसका हाथ छोड़ दिया और चुपचाप खड़ी हो गई। नील बोला, तुम टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा। रूही बोली, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे शादी करने में। नील खुश होते हुए बोला, आर यू श्योर? रूही अपनी गर्दन झुकाकर बोली, जी। नील बोला, तुम रेस्ट करो, रात काफी हो गई है, मैं अब चलता हूँ। रूही नील से और बात करना चाहती थी, लेकिन वो उसे डायरेक्ट बोल नहीं सकती थी क्योंकि रात काफी हो रही थी। वो भी नील के पीछे पीछे नीचे आई और अरु और अवनी को गले लगाते हुए बाय बोल सबका आशीर्वाद लिया। सब लोग फिर अपने अपने घर के लिए निकल गए। अवनी, अरु और जयदेव जी एक कार से गए, वहीं नील के मोम डैड दूसरी कार से और नील अपनी पर्सनल कार से निकल गया। फिर सब लोग घर के अंदर आए और जाकर आराम करने चले गए। विहान भी विंडो से अरु को जाते हुए देख रहा था और फिर उसके फेस पर भी टेढ़ी मुस्कान आ गई। एपिसोड 15 अगली सुबह अवनी रेडी होकर ऑफिस चली जाती है और अरु अपने कॉलेज में अभी फ्री टाइम चल रहा था। नील और अरु कॉरिडोर में कुछ बात कर रहे थे और रूही और बाकी सब ग्राउंड में मस्ती कर रहे थे। नील अरु से बोला, थैंक यू किट्टू, तेरी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है, वरना मोम अभी शादी की बात इतनी जल्दी नहीं करने वाली थी। अरु बोली, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। नील बोला, तो फिर अरु मिस्टेरियस स्माइल से उसे देखने लगी। तो अरमान बोला, फाइन, कॉलेज के बाद चलते हैं। अरु खुश होकर बोली, ओके, वैसे भूल मत, ये सब सिर्फ तूने ही नहीं किया, हमारी शादी पहले से ही फिक्स्ड थी। अरु मुंह बना लेती है। तभी रूही अरु के पास जाकर बोली, अरु चलना, सब तुझे बुला रहे हैं। उसने नील को नहीं देखा था। अरु बोली, अच्छा हुआ तू आ गई, तू भी चलना मेरे और भाई के साथ आइसक्रीम खाने। ओके। तभी रूही की नजर नील पर पड़ी। वो बोली, मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगी, आप जाकर एंजॉय करें। अरु बोली, रूही तू आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा और नील भाई को भी ये बोल। वो नील को देख स्माइल करने लगी। नील उसे घूरने लगा और फिर रूही से बोला, हम कॉलेज खत्म होने पर मिलते हैं, तुम भी किट्टू के साथ आ जाना। रूही उसे देख मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिला दी। रिया भी वहाँ से गुजर रही थी, लेकिन उसे उनकी बातें सुनाई नहीं दी। वो नील और रूही के हंसकर एक दूसरे से बात करते देख काफी चिढ़ गई। रिया बोली, तुझे तो मैं छोड़ने वाली नहीं। बस बहुत हो गया। वो उनके पास आई और नील से स्माइल कर बोली, नील, क्लास में टीचर आने वाले हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो। नीला ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और फिर क्लास की तरफ चला गया। रिया भी जाते हुए पीछे रूही को देख स्माइल कर नील के पीछे चली गई। ये देख अरु को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से बोली, मन तो कर रहा है इस आईलाइनर की दुकान को इसी के आई लाइनर में डूबो के मार डालूं, जब देखो मेरे भाई के पीछे पड़ी रहती हैं। ये सुन रूही उसे अजीब से एक्सप्रेशन से देखने लगी और बोली, तू भी ये क्या क्या नाम ढूंढ कर लाती है। हर दिन उसका नामकरण एक नए नाम से करती है। अरु बोली, अब जो जैसा होगा उसको वैसे ही तो नाम दूंगी। रूही बोली, जाने देना तू, चल। एक बंगलों में डैड, अभी तक सिद्धार्थ कहीं नहीं मिल रहा है।
हमें क्या करना चाहिए? उसके डैड बोले, शमशेर ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, तुम सिद्धार्थ को ढूंढते रहो। शमशेर बोला, इतने दिन से ढूंढ ही तो रहा हूँ डैड, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया है। पता नहीं उसे आसमान खा गया या जमीन निगल गई। इस पर वो कुछ नहीं बोलते और कुछ सोचने लगते हैं। शमशेर बोला, एक बार ये लड़का मिल जाए फिर इसे अच्छे से सबक सिखाता हूँ। जिस पर MLA बोला, खबरदार, जो हमारे बेटे को कुछ करने का सोचा लेकिन वो है कहाँ। तभी उसे नील का वो फोन कॉल याद आया और वो सोचने लगा कि कहीं नील ने तो कुछ नहीं किया है। शमशेर गर्दन झुकाकर बोला, सॉरी डैड, लेकिन उसकी हरकतें भी तो देखिए। MLA बोला, वो हम खुद संभाल लेंगे, तुम जाओ। विराट के ऑफिस में विराट के कैबिन में ही अवनी का भी डेस्क लगा था। वो दोनों काम कर रहे थे, तभी वहाँ एक लड़की आई और विराट को फाइल्स देते हुए बोली, सर ये रही वो सारी फाइल्स जो आपने मंगवाई थी, आप साइन कर दीजिए फिर मैं ले जाती हूँ। विराट काम करते हुए बोला, हम बैठो। लड़की खुश होते हुए बैठ गई और विराट को देखने लगी। उधर अवनी ने ये देख अपने पेन को कस कर पकड़ लिया और गुस्से से उस एम्प्लॉय को देखने लगी। 11 फिर विराट वो फाइल्स लेके उन पर सिग्नेचर करने लगा। वो लड़की मुस्कुराते हुए बस विराट को ही देखे जा रही थी। साइन करने के बाद विराट ने जब वो फाइल उस लड़की की तरफ की तो देखा वो बहुत ध्यान से विराट को देखकर स्माइल कर रही थी। विराट बोला, मिस रुचि। रुचि का कोई जवाब नहीं आया। ये देख अवनी को गुस्सा आया और वो थोड़ा तेज बोली, मिस रुचि आपका काम हो गया है। ये सुन रुचि होश में आई और फिर अवनी को घूर कर फाइल लेकर चली गई। विराट ये देख मन ही मन मुस्कुरा दिया। अवनी ने भी उसे गुस्से से देखा और बोली, मिस्टर मेहता आप ऐसे एम्प्लॉय रखते ही क्यों हैं जिन्हें काम करने का होश नहीं। ये सुन विराट स्माइल करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, रुचि अपने काम में बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं। विराट ने किसी को कॉल किया और बोला, मिस रुचि का रेजिग्नेशन मुझे अगले 20 मिनट में मेरी टेबल पर चाहिए। उधर से आवाज आई, जी सर। विराट कॉल रख अवनी को देखने लगा। अवनी हैरानी से देखते हुए बोली, मिस्टर मेहता मैंने ऐसा तो नहीं बोला था। विराट बोला, तुम्हें वो पसंद नहीं इसलिए वो अब यहाँ काम नहीं कर सकती। थोड़ी देर में रुचि रोते हुए अपना रेजिग्नेशन लेकर विराट के कैबिन में आई और विराट ने बिना कुछ बोले उस पर साइन कर दिए। रुचि रोते हुए अवनी को देख वहाँ से चली गई। अवनी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो ये नहीं चाहती थी कि रुचि को निकाल दिया जाए, वो बस ये चाहती थी कि रुचि विराट को ऐसे ना देखे और बस अपना काम प्रॉपर करे। अवनी चिंता करते हुए बोली, मिस्टर मेहता आई थिंक ये सब ठीक नहीं हुआ उसके साथ। विराट बोला, मुझे पता है क्या ठीक है और क्या नहीं, अब आप अपना काम कीजिए फिर हम डिनर के लिए चलते हैं। अवनी बिना कुछ बोले अपना काम करने लगी और सोचने लगी, बेचारी उसकी क्या गलती थी, ये खुद ही इतने हैंडसम बन के आएंगे तो लड़कियां तो देखेंगी ही ना। वही रुचि रोते हुए ऑफिस से बाहर निकली तो किसी से टकरा गई। जब उसने देखा तो सामने कियारा थी। उसने कियारा को सॉरी बोला और जाने लगी। कियारा ने उसे रोका और पूछा कि उसे क्या हुआ तो रुचि ने उसे सब बता दिया। जिस पर कियारा बिना कुछ बोले खड़ी रही और रुचि वहाँ से निकल गई। कॉलेज में कॉलेज छूट चुका था। अरु और रूही बाहर आ रहे थे। वही तुनिशा दानिश घर के लिए निकल जाते हैं और रूही और अरु भी पार्किंग में आ जाते हैं। नील ऑलरेडी कार के पास खड़ा था। अरु भी जल्दी से उसके पास गई तो नील ने फ्रंट सीट का पैसेंजर डोर उसके लिए खोल दिया। तभी रूही भी आ गई। अरु ने रूही को देखा और स्माइल करते हुए बोली, रूही तुम बैठो। और ये बोल वो पीछे का डोर खोल बैक सीट पर बैठ गई। नील अभी भी डोर खोले खड़ा था और रूही उसे देख रही थी। तभी रिया भी अपनी कार के पास आई तो उसने देखा नील ने रूही के लिए किसी जेंटलमैन की तरह डोर खोल रखा है।
अरु पहले ही बैठ गई थी इसलिए वो उसे नहीं दिखी। अरु बोली चलो अब जल्दी। ये सुन रूही जाकर बैठ गई और नील ने डोर बंद कर दिया। फिर वो भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रिया ने सोचा मुझसे तो ठीक से बात भी नहीं करता और इस रूही के लिए खुद कार का डोर ओपन करा और अब वो दोनों साथ में जा रहे हैं। लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं? उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपना पैर कार के टायर पर दे मारा। डैम मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रूही, बस बहुत टेस्ट ले लिया तुमने मेरे पेशेंस का, अब और नहीं। कार में नील, रूही और अरु तीनों निकल गए थे। अरु बोली वैसे भाई हम लोग कहाँ जाकर आइसक्रीम खाने वाले हैं? नील बोला मुझे क्या पता, तू लेके आई है तू बता। अरु बोली भाई आपको पता है ना, मैं कुछ दिन पहले ही आई हूँ, मुझे क्या पता आइसक्रीम पार्लर किधर है। तभी रूही बोली मुझे पता है एक आइसक्रीम पार्लर और वहाँ की आइसक्रीम भी बहुत टेस्ट होती है। अरु बोली ग्रेट, तो हम वही चलते हैं। रूही फिर नील को रास्ता बताती है। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ थोड़ी भीड़ थी। ये देख अरु मुंह बना लेती है। रूही उसे ऐसे देख बोली आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना रश होगा। एक्चुअली ये एक छोटी शॉप है लेकिन इनकी आइसक्रीम काफी फेमस है। रूही को सर देख नील बोला इट्स ओके, इतना भी नहीं है, तुम दोनों रुको मैं आइसक्रीम लेके आया। इतना बोल वो उनसे उनकी पसंद पूछता है और आइसक्रीम लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो 3 आइसक्रीम लाता है, 2 बटर स्कॉच एंड 1 स्ट्रॉबेरी। अरु ये देख बोली हम दोनों की सेम पसंद। रूही बोली लेकिन हम कहाँ बैठकर खाए, यहाँ तो टेबल भी खाली नहीं है। अरु अपनी आइसक्रीम लेके गाड़ी के बोनट पर बैठ गई और खाने लगी। रूही उसे लाचारी से देखने लगी। नील भी उसी के पास खड़ा था और अरु को देख अपना सर हिला दिया और रूही से बोला अगर इसको जगह मिल भी जाए तब भी ये बोनट पर ही बैठकर खाएगी। रूही ये सुन हंस दी। अरु बोली रूही तू भी आजा, बहुत मजा आएगा, बोनट पर बैठकर आइसक्रीम खाने का मजा ही अलग है। रूही लाचारी से बोली मैं तुम्हारी जैसी बंदरिया नहीं हूँ जो उछल कर चढ़ जाऊँ। मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा। ये सुन अरु मुंह बनाते हुए बोली भाई समझा लो अपनी होने वाली घरवाली को, मुझसे अच्छे से बात करे, मैं इसकी क्यूट सी नंद ही ना की बंदरिया। चलो अब अपनी आइसक्रीम दो। नील कंफ्यूजन में बोला एक काफी नहीं है तेरे लिए, मैं बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ। अरु बोली ओहो भाई दो तो मैं आपकी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, पक्का इतनी भी बेईमान नहीं है आपकी बहन। नील ने उसे अपनी आइसक्रीम दी। अरु बोली हाँ अब रूही को उठाओ और मेरे पास बिठा दो। नील उसे देखकर बोला क्या? रूही भी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। अरु बोली क्या उससे चढ़ा नहीं जा रहा, ऐसे उसके पैर दर्द करेंगे, आप उसकी हेल्प कर दो, उसने हील्स भी पहने हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाएगी। ये सुन नील रूही को देखने लगा। रूही ने अपनी गर्दन झुका ली और ब्लश करने लगी। नील बोला आओ। रूही चल के बोनट के आगे आई तो नील ने उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठा दिया और पीछे बोनट पर ठीक से बिठा दिया। रूही तो अपनी गर्दन ऊपर ही नहीं कर पा रही थी, वो इतना शर्मा गई। अरु ने नील को उसकी आइसक्रीम दी और रूही से बोली मैडम इतना भी क्या शर्माना, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है। ये सुन रूही और ब्लश करने लगी, उसका फेस रेड हो गया। फिर वो सब आइसक्रीम खाने लगे। तभी नील को किसी का कॉल आया।